चलिए, तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, हम लोग पिछले क्लास में आपको पढ़ा रहे थे अभिक्रिया की कोटि। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि में मैंने आपको बताया था कि अभिक्रिया की कोटि जो है वो 0, 1, 2, 3 या फ्रैक्शनल हो सकती है। ऐसा मैंने आपको बताया था। ठीक है। अब ये भी मैंने बताया था कि किसी भी अभिक्रिया की जो कोटि होती है, उस अभिक्रिया की कोटि का जो मान है वो हम लोग एक्सपेरिमेंट से ही ज्ञात कर सकते हैं। किसी रिएक्शन को देखकर अभिक्रिया की कोटि नहीं बताई जा सकती है, ये मैंने बताया था। फिर भी अभिक्रिया की कोटि जो है उनका आपको एक एक एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। अभिक्रिया की कोटि का एक एक अभिक्रिया जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। तो वही हम लोग को आज पढ़ना है, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की कोटि के उदाहरण। अभिक्रिया की कोटि के उदाहरण आपको देखने हैं। तो पहला है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया का हम लोग 3 एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, लेकिन इनमें से कोई एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी पूछता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का एक उदाहरण दें। ध्यान रखना है। तो इस केस में आपको यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लेकिन आपको 3 में से कोई एक एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है। जैसे शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण, तो हम लोग को एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, देख लो। H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 ये कन्वर्ट कर रहा है 2HCl में। ध्यान रखना है, H2 गैस प्लस Cl2 गैस ये कन्वर्ट कर रहा है 2HCl में। ध्यान रखना है। यहाँ पर जो हम लोग का लिखा हुआ है H न्यू, इस H न्यू का मतलब समझ लो। यहाँ पर जो H न्यू लिखा हुआ है ये जो है प्रकाश ऊर्जा का सूत्र है। प्रकाश ऊर्जा का सूत्र है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ, देखो तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, R बराबर के H2 का पावर 0 और Cl2 का पावर 0। तो यहाँ पर 0 और 0 ऐड करेंगे तो हम लोग को अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर क्या आएगी, शून्य आएगी। यहाँ पर अगर अभिक्रिया की कोटि का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ अल्फा का मान भी 0, बीटा का मान भी 0। तो यहाँ से अगर आप अभिक्रिया की कोटि निकालिएगा भाई, अभिक्रिया कोटि अगर आप निकालिएगा तो अभिक्रिया कोटि का मान क्या आएगा, 0। तो इस रिएक्शन में अगर आप देखो तो इस रिएक्शन में आपको R बराबर क्या आ जाएगा, K। यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया से आपको क्या पता चलता है, शून्य कोटि अभिक्रिया से आपको ये पता चलता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया में हम लोग क्या है, R बराबर K आ गया, H2 का पावर 0, Cl2 का पावर भी क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है, शून्य कोटि अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिस अभिक्रिया में अभिक्रिया का दर, R का मतलब क्या होता है, अभिक्रिया का दर वेग स्थिरांक के बराबर हो गया। नहीं, अभिक्रिया का दर अभिकारकों के सांद्रणों पर निर्भर नहीं करता है। एक ऐसा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का दर अभिकारकों के सांद्रणों पर निर्भर नहीं करता है, उसी अभिक्रिया को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखना है। नहीं तो अभिकारकों के सांद्रणों का पावर 0, सांद्रणों का पावर 0, तो यहाँ पर अभिक्रिया का दर यानी R अभिकारकों के सांद्रणों पर निर्भर नहीं करता है, तो इसी अभिक्रिया को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो ये जो अभिक्रिया मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर H2 गैस प्लस Cl2 गैस और 2HCl बन रहा है, इसको समझने की कोशिश करो। जैसे एक हम बर्तन लिए और उस बर्तन में हाइड्रोजन गैस भर दिए, उस बर्तन में क्लोरीन गैस भी हम भर दिए, उस बर्तन में हाइड्रोजन गैस भी भर दिए और उस बर्तन में हम लोग क्लोरीन गैस भी भर दिए। लेकिन कितना भी हाइड्रोजन गैस और कितना भी क्लोरीन गैस हम उस बर्तन में भर दें, उसकी मात्रा कितनी भी बढ़ा दें, सांद्रता कितनी भी बढ़ा दें, H2 और Cl2 के बीच में, H2 और Cl2 के बीच में अभिक्रिया नहीं होता है। H2 और Cl2 के बीच में अभिक्रिया नहीं होता है। अब अगर हम लोगों को H2 और Cl2 के बीच में अभिक्रिया करवाना है तो हम लोगों को उसमें प्रकाश ऊर्जा प्रवाहित करना पड़ेगा। नहीं, प्रकाश ऊर्जा के रूप में आप सूर्य की ऊर्जा, सूर्य लाइट जो होता है, सनलाइट जो होता है, वो आप डालना शुरू कीजिए H2 और Cl2 के बर्तन में। तो उस केस में H2 और Cl2 में अभिक्रिया होने लगती है और HCl गैस का निर्माण होने लगता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पर अभिक्रिया का जो दर है वो H2 और Cl2 की मात्रा पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है किस चीज पर, प्रकाश ऊर्जा पर। प्रकाश ऊर्जा की मात्रा जितनी ही ज्यादा डालिएगा H2 और Cl2 के बीच में अभिक्रिया उतना ही तेजी से होगा और HCl का निर्माण उतना ही तेजी से होगा। ध्यान रखना है। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया आपकी हो गई। जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा है, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3, NH3 का टूटना।
प्लेटिनम सरफेस पर। तो NH3 टूट रहा है आपका 1130 केल्विन पर N2 + 3s2 में। यहाँ भी देखो इसका अभिक्रिया का दर लिखा गया, तो R बराबर K NH3 का पावर 0। यानी बर्तन में आप कितना भी NH3 रख दो, जब तक आप टेम्परेचर सप्लाई नहीं करोगे, प्लेटिनम का सरफेस नहीं दोगे, प्लेटिनम कैटलिस्ट हो गया और ये 1130 केल्विन हो गया। यानी ये हॉट प्लेटिनम, प्लेटिनम को 1130 केल्विन पे गर्म किया गया और उस पर NH3 को प्रवाहित किया गया, उस पर NH3 को प्रवाहित किया गया, तब जाके NH3 N2 और 3s2 में टूटता है। और अगर बर्तन में हम सिर्फ NH3 रख दें तो NH3 रखने से आपका NH3 अपने मर्जी से N2 और S2 में नहीं टूटेगा, ध्यान रखना है। तो इसका मतलब हुआ कि NH3 की सांद्रता पर अभिक्रिया का दर निर्भर नहीं कर रहा है, यहाँ पर निर्भर कर रहा है कि प्लैटिनम, हॉट प्लैटिनम, यानी एक ऐसा प्लैटिनम जिसका टेम्परेचर 1130 केल्विन हो, ऐसा प्लैटिनम जब तक आप नहीं NH3 गैस में डालिएगा तब तक NH3 N2 और 3s2 में नहीं टूटेगा। यानी यहाँ अभिक्रिया का दर NH3 पर डिपेंड नहीं करेगा, प्लैटिनम पर डिपेंड करेगा। तो एक ऐसा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ताप पर निर्भर करे, कैटलिस्ट पर, उत्प्रेरक पर निर्भर करे, नहीं ऊर्जा पर डिपेंड करे, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ भी देखो HI का टूटना, HI टूटता है H2 + I2 में। तो यहाँ पर अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं और गोल्ड का सरफेस है, यानी हॉट गोल्ड को जब तक हम लोग HI में नहीं सप्लाई करेंगे तब तक HI H2 + I2 में नहीं टूटेगा, ध्यान रखना है। तो ये अभिक्रिया भी आपका शून्य कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाता है, ध्यान रखना है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के इतने सारे एग्जाम्पल हैं, इनमें से कोई भी आप एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि भाई शून्य कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल दीजिए, तो दे दीजिएगा कोई भी एक एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। चलिए अगले पढ़ाएं। अगला आपका इसमें दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण, प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण। तो यहाँ पर देखो तो लिखा हुआ है NH4NO2, NH4NO2, NH4NO2 को हम लोग कहते हैं अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट, अब अमोनियम नाइट्राइट आपका टूट रहा है N2 में और +2H2O में, N2 + 2H2O में टूट रहा है। तो यहाँ पे जब रेट ऑफ रिएक्शन इसका देखा गया, ये ध्यान रखना है, इसका पावर जो आता है वो प्रायोगिक होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। जो शून्य कोटि में भी हम लोग H2 और Cl2 का पावर 0 दे रहे थे, वो भी क्या है, प्रायोगिक है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अभिक्रिया की कोटि का मान प्रयोग के द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है, उसका मान हम लोग किसी अभिक्रिया को देखकर नहीं बता सकते हैं। तो ये वही सही, यहाँ पर NH4NO2 है अमोनियम नाइट्राइट, तो इसका जब रेट एक्सपेरिमेंट से पता किया गया तो R बराबर K NH4NO2 और यहाँ पावर कितना है 1। तो इसका मतलब इसकी अभिक्रिया की कोटि कितनी है भाई, अगर पावर 1 है तो यही पावर जो होता है वही अभिक्रिया की कोटि होता है। तो यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि कितनी है, अभिक्रिया की कोटि वो हम लोग कितनी है, तो अभिक्रिया की कोटि बराबर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे अभिकारक अभिक्रिया का जो दर है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगा, क्योंकि यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता का पावर 0 नहीं है, नहीं। तो ये आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का मतलब हुआ कि अभिक्रिया का दर अभिकारकों के सांद्रणों के प्रथम पावर, नहीं प्रथम घात पर निर्भर करता है, ध्यान रखना है। तो अमोनियम नाइट्राइट का टूटना N2 + 2H2O में, ये टूटना प्रथम कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। वैसे ही H2O2 जिसको आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं, H2O2 जिसको आप क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका टूटता है H2O और +12O2 में, H2O +12O2 में। यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन R बराबर K H2O2 है, इसका पावर कितना मानेंगे 1, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या मानेंगे 1। तो ये भी आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। वैसा ही C2H4 गैस + H2 गैस, इससे C2H6 आपका बनता है। यहाँ भी अभिक्रिया का दर देखें तो C2H4 पर निर्भर करता है, H2 पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ भी पावर 1 है, तो ये भी प्रथम कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के, एक अमोनियम नाइट्राइट का टूटना, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड का H2O + O2 में टूटना, और एक C2H4 यानी कि इथेन पर हाइड्रोजन का अभिक्रिया, इथेन का हाइड्रोजिनेशन भी इसको कहते हैं। तो C2H6 हम लोग का बनता है, तो R बराबर K C2H4 का पावर 1। तो इन तीनों में से कोई एग्जाम्पल आप याद कर लेंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल ये सब है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला हम लोग को इसमें आया है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में देख लो, H2 में टूटता है, यहाँ पर अभिक्रिया का दर KHI का पावर 2 आ गया। देखो HI का डिकम्पोजिशन हम लोग शून्य कोटि में भी पढ़े हैं, लेकिन शून्य कोटि में यहाँ पर आप याद कीजिएगा कि यहाँ पर AU था और यहाँ पर हीट था। अगर यहाँ पर AU और हीट हम लोग नहीं सप्लाई करते हैं तो HI अपनी मर्जी से भी टूटता है, ये अभिक्रिया थोड़ा स्लो होगा लेकिन ये अपनी मर्जी से भी टूटता है H2 में। तो उस समय इस समय अभिक्रिया का दर अगर हम निकालेंगे तो वो होगा KHI का पावर 2। तो पावर 2 है, इसका मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया ये होगी, अभिक्रिया कोटि बराबर 2 होगा। तो अभिक्रिया कोटि का सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का ये एग्जांपल याद रखिएगा। वैसे ही NO+O3 से आपका बनता है NO2+O2। तो यहाँ भी देख लो, अब रेट ऑफ रिएक्शन R बराबर K NO और O3 पे निर्भर करता है। तो यहाँ पर NO का पावर कितना होगा 1 और O3 का पावर भी कितना होगा 1। तो NO का पावर भी 1 है और O3 का पावर भी 1 है, 1 + 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2। तो ये भी द्वितीय कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो शून्य कोटि अभिक्रिया का मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया, वैसे ही मैंने द्वितीय कोटि का अभिक्रिया कुछ एग्जाम्पल दिया। इन सब का एक एक एग्जाम्पल बाबू याद कर जाना। आप एक एक एग्जाम्पल याद कर जाओगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आपको एग्जाम्पल्स पूछते हैं। वैसे हम लोग के सिलेबस में शून्य कोटि और प्रथम कोटि ही पूछा जाता है, शून्य कोटि और प्रथम कोटि का ही ज़्यादातर एग्जाम्पल पूछा जाता है। कभी कभी द्वितीय कोटि का पूछ देता है, इसलिए मैंने द्वितीय कोटि का भी एग्जाम्पल आपको दे दिया है, ध्यान रखना है। चलो आगे आ जाए। तो अगला हम लोग को इसमें लिखा हुआ है थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। उसका एग्जांपल भी एक याद रखो, 2NO+O2 2NO2 में कन्वर्ट कर रहा है, 2NO+O2 2NO2 में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ देख लो R बराबर K NO का पावर 2 और O2 का पावर कितना है 1। तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो ये किस कोटि का होगा, तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। तो वही हम लोग का तृतीय कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। 2NO+O2 2NO2 में टूटता है, ये तृतीय कोटि का एग्जाम्पल होगा। इस अभिक्रिया को लिखना होगा और ऐसे इसको दिखाना होगा, R बराबर K NO का पावर 2 O2 का पावर 1। ठीक, तो मैंने बताया था कि अभिक्रिया कोटि का जो वैल्यू है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो मैंने 0 ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल बताया, प्रथम कोटि का बताया, द्वितीय कोटि का बताया, तृतीय कोटि का बताया। और मैंने कहा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है फ्रैक्शनल भी सकता है, यानी कि बट्टा में भी आ सकता है, 3/2 1/2 ऐसे भी आ जाता है। तो उसका एग्जाम्पल भी देख लें हम लोग, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन का। तो उसका दिया हुआ H2+Br2 से आपका क्या बन रहा है 2HBr, H2+Br2 से 2HBr। अब इस रिएक्शन के लिए जब अभिक्रिया का दर लिखा गया, प्रायोगिक वेग नियम समीकरण जब लिखा गया, तो यहाँ पर H2 का पावर कितना है 1 और Br2 का पावर प्रयोग के द्वारा आ गया 1/2। तो यहाँ से अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर निकालते हैं, यानी अभिक्रिया की कोटि अगर निकालते हैं, तो अभिक्रिया की कोटि आप जोड़ सकते हैं। यहाँ 1 है और यहाँ पर 1/2 है, तो 1 + 1/2, तो ये वैल्यू आ जाएगा 3/2। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया, ध्यान रखना है। तो अभिक्रिया की कोटि का वैल्यू फ्रैक्शनल भी हो सकता है। यहाँ देखो CO+Cl2 COCl2, तो रेट ऑफ रिएक्शन में देखा गया तो CO का पावर 2 आ गया और Cl2 का पावर 1/2 आ गया। तो यहाँ से 2 + 1/2 को आप जोड़ सकते हो, 2 + 1/2, तो 2 दूना का 4 और 1 5, यहाँ वैल्यू कितना आ जाएगा 5/2। तो अभिक्रिया कोटि का वैल्यू 5/2 आ जाएगा। तो ये भी फ्रैक्शनल वैल्यू हम लोग को आ गया, ध्यान रखना है। तो इस तरह से मैंने आपको सबका एग्जाम्पल बता दिया। तो उस तरह से आपको सबका एक एक एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना होगा, शून्य कोटि का भी, प्रथम कोटि का भी, द्वितीय कोटि का भी, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का भी और फ्रैक्शनल ऑर्डर का रिएक्शन का भी। ऐसे हम लोग के एग्जाम में ज़्यादातर शून्य कोटि और प्रथम कोटि का एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो आप शून्य कोटि और प्रथम कोटि का एग्जाम्पल एक एक करके एक एक एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, ध्यान रखना है। ठीक, चलिए ऐसे ये सब भी हैं, तो इन लोगों को भी आप एक बार देख जरूर लीजिएगा। आपको ध्यान में रहना चाहिए कि भाई सेकेंड ऑर्डर का एग्जाम्पल क्या है, थर्ड ऑर्डर क्या है, फ्रैक्शनल ऑर्डर क्या है, उनको भी आप एक बार देख लेंगे, ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से एक लिखा हुआ है, बहुत ही आसान सा चीज है, हम लोग को लिखा हुआ है यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हो गया अभिक्रिया की दर और रेट कांस्टेंट का मतलब हो गया वेग स्थिरांक। तो अभिक्रिया की दर और वेग स्थिरांक में क्या अंतर है वही हम लोग को यहाँ पर बताया गया है। देखो यहाँ पर अभिक्रिया की दर यानी R, वेग स्थिरांक यानी K,
तो अभिक्रिया की दर और वेग स्थिरांक में क्या डिफरेंस है, उन डिफरेंस को हम लोग को यहाँ पे समझाने का कोशिश किया गया है। ठीक है, आर और के में क्या अंतर है, अभिक्रिया की दर और वेग स्थिरांक में क्या अंतर है, ये हम लोग को देखना है। तो पहला अंतर यहाँ लिखा हुआ है, सामान्यतः अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। सामान्यतः यहाँ लिखा हुआ है, सामान्यतः अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो हम लोग पढ़ाए हैं, अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं उन सभी में अभिक्रिया का दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता बढ़ती जाती है वैसे वैसे अभिक्रिया का दर भी बढ़ता जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया का जो दर है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, सिर्फ शून्य कोटि अभिक्रिया का केस छोड़कर। चलो, वेग स्थिरांक, तो वेग स्थिरांक का जहां पे हम लोग अभिलाक्षणिक गुण पढ़ाए हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट जहां पे हम पढ़ाए हैं, वहां बताए हैं कि वेग स्थिरांक जो है उसको अभिकारक की सांद्रता से कोई मतलब नहीं होता है, यानी अभिकारक की सांद्रता बढ़े या घटे उससे वेग स्थिरांक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान रखना है, वेग स्थिरांक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो अभिक्रिया का दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, लेकिन वेग स्थिरांक जो है ये अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था ऐसा क्यों होता है, उसको आप देखिएगा। ऐसे मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूं, वेग स्थिरांक जो है ये अभिकारक की इकाई सांद्रता पर निर्भर करता है, ये अभिकारक की इकाई सांद्रता पर निर्भर करता है। तो इसलिए आप अभिकारक की मात्रा कितनी भी बढ़ा दीजिए उससे इसको मतलब नहीं है, इसको मतलब है सिर्फ इकाई सांद्रता से। ठीक है, तो अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने या घटाने से वेग स्थिरांक के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो, अभिक्रिया की दर यानी आर का इकाई फिक्स है, इसकी इकाई हमेशा मोल पर लीटर पर टाइम होती है। ध्यान रखना है क्योंकि आर का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, डेल्टा सी बटा डेल्टा टी, इसी के आधार पर इसका इकाई निकाला जाता है। तो इसकी इकाई हमेशा मोल पर लीटर पर टाइम होती है। आर बराबर डेल्टा सी बाई डेल्टा टी इसका यूनिट होता है, ये यूनिट चेंज नहीं करता है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट चेंज नहीं करता है। लेकिन हम लोग वेग स्थिरांक के बारे में पढ़ चुके हैं कि वेग स्थिरांक का इकाई जो है वो अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई होता है मोल पर लीटर पर टाइम, प्रथम कोटि के लिए पर सेकेंड, द्वितीय कोटि के लिए लीटर पर मोल पर टाइम, इस तरह से हम लोग का आता है। तो अलग अलग अभिक्रिया की कोटि के लिए वेग स्थिरांक का इकाई क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन अभिक्रिया के दर का इकाई फिक्स होता है, ये चेंज नहीं करता है। तो लिखा हुआ है देखो, इसकी इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है किसी भी एक अभिक्रिया के लिए किसी भी एक, ध्यान रखना है, एक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के दर यानी आर का मान, किसी एक अभिक्रिया के लिए आर का मान समय के साथ बदलता रहता है। यानी आर का जो मान है, मान लो कि कोई अभिक्रिया एक चल रही है, मान लो आप कोई अभिक्रिया स्टार्ट किए, तो उस अभिक्रिया का जो दर है, उस अभिक्रिया का जो स्पीड है वो हर समय समान रहे, ये कोई जरूरी नहीं हो सकता है कि शुरू में अभिक्रिया धीमी हो, फिर आप जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया अभिक्रिया का स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया। तो किसी भी अभिक्रिया का जो दर है वो पूरे अभिक्रिया के दौरान एक समान हो, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे छपरा से पटना जाती है बस, तो छपरा से पटना जाती है बस, तो उस बस का स्पीड हमेशा एक समान हो, ये आवश्यक नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना है। चलो इस पे आ जाए, तो ये तो वेग स्थिरांक है के, इसका नाम ही है स्थिरांक। तो किसी भी एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान, किसी भी एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान हमेशा स्थिर रहता है। नहीं, पूरे अभिक्रिया के दौरान वेग स्थिरांक का मान क्या रहता है, स्थिर रहता है, उसका मान बदलता नहीं है। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है किसी भी एक अभिक्रिया के लिए के का मान पूरे अभिक्रिया के दौरान स्थिर रहता है, पूरे अभिक्रिया के दौरान इसका मान क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो ये तीन मेन डिफरेंस हैं
अभिक्रिया के दर और वेग स्थिरांक में, ये 3 मेन डिफरेंस है। इन 3 डिफरेंस को आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछता है बिहार बोर्ड में, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग को यहाँ से अब आसान सा एक टॉपिक आया, एलिमेंट्री रिएक्शन किसे कहते हैं, यानी कि प्राथमिक या साधारण अभिक्रिया किसे कहते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन यानी कि प्राथमिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो प्राथमिक अभिक्रिया तो वैसी अभिक्रियाएं जो एक स्टेप में पूरी हो जाती हैं, वैसी अभिक्रियाएं जो एक स्टेप में पूरी हो जाती हैं, अर्थात वैसी अभिक्रिया जो एक स्टेप में फाइनल प्रोडक्ट दे देता है, एक स्टेप में फाइनल प्रोडक्ट बना देता है, वैसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। जिसका मैंने एग्जांपल यहाँ पर दिया है कम्बशन ऑफ पेट्रोल, यानी पेट्रोल का जलना। पेट्रोल का जलना जो है ये वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है, और जनरली जो वेरी फास्ट रिएक्शन होते हैं वो एलिमेंट्री रिएक्शन के एग्जांपल होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन किसे कहेंगे, वैसी अभिक्रिया जो एक स्टेप में पूरी हो जाए, वैसी अभिक्रिया जो एक स्टेप या एक पद में पूरी हो जाए, अर्थात एक पद में ही या एक स्टेप में ही हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट दे दे, वैसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, वैसी अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी कि प्राथमिक अभिक्रिया। ध्यान रखना है, वैसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक अभिक्रिया। तो वही हम लोग को यहाँ से प्राथमिक अभिक्रिया का मतलब बताया गया है, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने दिया कम्बशन ऑफ पेट्रोल, और भी बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जो आपका एक स्टेप में पूरी हो जाती हैं, ध्यान रखना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेप में आए तो हम लोग को यहाँ से लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी कि जटिल अभिक्रिया। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, जटिल अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो नाम से ही इसका नहीं लग रहा है, जटिल अभिक्रिया। तो जटिल अभिक्रिया का मतलब हुआ कि वैसी अभिक्रिया जो एक से ज्यादा स्टेप में पूरी हो, अर्थात फाइनल प्रोडक्ट एक से ज्यादा स्टेप में दे। अर्थात यहां लिखा गया होगा, आप देख सकते हैं, वैसी अभिक्रिया जो एक से ज्यादा पद में पूर्ण होती है, एक से ज्यादा पद यानी एक से ज्यादा स्टेप में पूरी हो। नहीं, जो आपको प्रोडक्ट चाहिए वो एक स्टेप में नहीं मिलेगा, 3-4 स्टेप के बाद मिलेगा। ठीक है, यहां लिखा हुआ है अर्थात एक से ज्यादा पद में उत्पाद का निर्माण करती है। ध्यान रखना, एक से ज्यादा पद में फाइनल उत्पाद, यहां लिखा जाए ज्यादा अच्छा, फाइनल उत्पाद का निर्माण करती है, उसी अभिक्रिया को जटिल अभिक्रिया कहते हैं। उसी अभिक्रिया क्या कहते हैं, जटिल अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल हम लोग मोस्ट कॉमन देते हैं, जैसे x + 2y + z, ये दिया हुआ है। x + 2y + z आपको दिया हुआ है, और देखो कि x + 2y + z से आपको यहाँ पे क्या बन रहा है, तो x + 2y + z से आपको m बन रहा है, मान लो। ठीक है, अब ये कोई लिख दिया कि भाई ये कोई जटिल अभिक्रिया है, लिख दिया कि ये क्या है, आपका जटिल अभिक्रिया है। तो जटिल अभिक्रिया तो वैसा अभिक्रिया है जो एक पद में पूरा नहीं होता है, ध्यान रखना है। अब यहाँ से हम देखें अगर, तो हम लोग इसको लिख रहे हैं, तो ये अभिक्रिया यानी m हमारा फाइनल प्रोडक्ट यही है, यही हमारा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट। अब मान लो हम अभिक्रिया करना शुरू किए, तो हम लोग यहाँ से क्या किए कि पहले x और y के बीच का अभिक्रिया किए। अब x और y के बीच की अभिक्रिया से, x और y के बीच की अभिक्रिया से मान लो हम लोग को यहाँ से बन गया n। ठीक है, फिर यहाँ से हम लिए n + z, और n + z से हम लोग देखें अगर, तो n + z से हम लोग को यहाँ से बन गया o। फिर हम लोग यहाँ से O लिए और O का फिर से Y से रिएक्शन करवाए, और यहाँ से रिएक्शन कराने पर हम लोग को यहाँ से बन गया M। यहाँ से क्या बन गया हम लोग का M। देखो तो हम लोग को लास्ट में यहाँ पर M बना, पहले X और Y रिएक्शन किए, N बना। N हम लोग को चाहिए नहीं, हम लोग को M चाहिए। फिर हम इस N का रिएक्शन Z से करवाए तो O बना। क्या हम लोग को O चाहिए, तो नहीं, हम लोग को तो M चाहिए। तो फिर हम O का रिएक्शन Y से किए तो हम लोग को M बना। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट। नहीं तो देखो, तो M जो हम लोग को प्रोडक्ट चाहिए, ये प्रोडक्ट हम लोग कितने स्टेप में मिला, तो 1 2 3rd स्टेप में। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकेंड स्टेप हो गया, और ये आपका 3rd स्टेप में हो गया। आप इन तीनों रिएक्शंस को ऐड करो, इन तीनों रिएक्शंस को ऐड करने पर हमको ये रिएक्शन मिलना चाहिए। देखो तो यहाँ पर तीर के इधर साइड N है, यहाँ पर तीर के इधर साइड N है, तो इस N से इस N को काट सकते हैं।
इस O से इस O काट सकते हैं। अब जो बच गया उसको उतार दो, क्या बचा x, तो x लिखो, y और यहाँ भी y, तो y क्या होगा 2y, और एक z बचा है तो z लिख दो। फिर यहाँ पर एरो है तो एरो खींच दिए। चलो अब यहाँ से देखें तो इधर क्या बचा, n कट गया, O कट गया, m बच गया। देखो तो x प्लस 2y प्लस जेड बराबर m, x प्लस 2y प्लस जेड बराबर m, तो ये और ये मैच कर गया कि नहीं। तो ये जो रिएक्शन था वो जो m बनाया वो कितने स्टेप बनाया, 3 स्टेप बनाया। तो इसका मतलब ये कैसा अभिक्रिया होगा, जटिल अभिक्रिया होगा। क्योंकि ये जटिल अभिक्रिया इसलिए कहलाया क्योंकि जो हमको प्रोडक्ट चाहिए m, क्या वो एक स्टेप में मिल रहा है, नहीं, वो 3 स्टेप्स में जब रिएक्शन हो रहा है तब जाके हमको m मिल रहा है। तो इसलिए ये हम लोग का जटिल अभिक्रिया कहलाएगा। ये हम लोग क्या कहलाएगा, जटिल अभिक्रिया। तो वही बात मैंने आपको बताया कि जटिल अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। तो जटिल अभिक्रिया का मतलब ऐसा अभिक्रिया जो एक स्टेप में पूरा नहीं होता है, एक से ज्यादा स्टेप में पूरा होता है। अर्थात फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा एक से ज्यादा स्टेप में, एक स्टेप में फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। वैसा अभिक्रिया क्या कहलाएगा, जटिल अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। नहीं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर, सबका एक एक एग्जाम्पल याद कर जाओ। नहीं, उसके बाद मैंने अभिक्रिया की अभिक्रिया का दर और वेग स्थिरांक में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्री रिएक्शन के प्राथमिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और जटिल अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, इनको आसानी से आप फेयर करेंगे और ढंग से इसको याद कर जाएंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, अगले क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।